पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा यूकेरियोट कितने तरह के सेल टाइप्स पाए जाते हैं, फंडामेंटल सेल टाइप्स। तो दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो उस स्ट्रक्चर में पढ़ने से पहले आपको एक चीज फिर से रिकैप कर दें कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, ऐसे सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इज एब्सेंट, तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे एक लाइन बस यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स lacks well defined nucleus इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या और व्हाट वन कैन से लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का भी देखेंगे और यूकेरियोटिक सेल का भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ, तो अगला हेडिंग हम लोग का होगा स्ट्रक्चर ऑफ, अगला हेडिंग होगा हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। और मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। तो हम बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया, क्योंकि यही पहले सेल हैं, दिस इज द फर्स्ट सेल टू अपीयर ऑन अर्थ। तो उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले भी बताया था मैंने कि जो पहला सेल होता है, तो दिस प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल इज द फर्स्ट सेल टू अपीयर ऑन अर्थ। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। तो दिस बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल होता है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, तो दिस बैक्टीरियल सेल इज द फर्स्ट सेल to appear on earth to appear on earth अर्थ पे आने वाला पहला सेल जो है वो बैक्टीरियल सेल था। और व्हाट वी कैन से, फर्स्ट लाइफ टू अपीयर ऑन अर्थ, अर्थ पे आने वाला, अपीयर होने वाला पहला जो सेल है या फर्स्ट लाइफ है, वो कौन सा है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब वो एक बैक्टीरिया का सेल है ऑन अर्थ। So it is very simple in structure. Very simple in structure. तो स्ट्रक्चर में इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि एक कैसा स्ट्रक्चर होगा एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का। तो उसमें एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, इट इज सिंगल इनवेलप सिस्टम, मतलब एक ही इन्वेलप होता है इसमें, और वो इन्वेलप होता है कौन सा, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं हम यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल is uni-enveloped system, is uni-enveloped system, uni-enveloped system। ये uni-enveloped system होता है, that is, इसका मतलब क्या होता है कि it consists of only प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ जो है वो क्या एक ही लेयर पाई जाती है मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर की लेयर है, जो प्रोटोप्लाज्म को जो इन्वेलप करता है उसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो दूसरा नाम है वो इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन का और दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा इसे कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी इसे कहते हैं। तो ये सिंगल एनवेलप सिस्टम है ये। अब ये हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का। तो देखिए, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनता है। ये जो है इस तरह से, ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से ये बनता है स्ट्रक्चर। ये तो हो जाएगा जो है सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और इसके अंदर जो है ये ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा ऐसे, जिसपे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये। और इसमें इस तरह से फ्लैजिला भी होगा यहाँ पे, तो ये फ्लैजिला इस तरह से इसको ऐसे बना लें, ये फ्लैजिला होगा ये इस तरह से ऐसे, ये जो है ये फ्लैजिला है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें जो है बहुत सारी इस तरह से ऐसे साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, जैसे साइटोप्लाज्म, तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इसमें इस तरह से ये साइटोप्लाज्म होंगे, और इसमें इसके अंदर जो है वो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसमें, डबल हेलिकल प्लाज्मेट डीएनए होता है, सर्कुलर प्लाज्मेट होता है, ऐसे ऐसे ये प्लाज्मेट होगा, डबल स्टैंडर्ड होता है ये इस तरह से, ये ऐसे। और यहाँ पे फिर ये न्यूक्लियोइड्स इसमें होते हैं इसमें, और जो है इस तरह से ऐसे ये न्यूक्लियोइड होता है, ये न्यूक्लियोइड हो गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे राइबोसोम्स पाए जाएंगे, ऐसे इनको जो है राइबोसोम्स को एक अलग स्ट्रक्चर से दिखा लें, जैसे ये क्या है, ये सब राइबोसोम होंगे, these will be what, these will be राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स ऐसे पाए जाते हैं इसमें, ये ऐसे जो है ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें देखें हम लोग, तो इसमें क्या होगा, एक अच्छा इसके बाहर क्या होगा, तो इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग कहते हैं, ये बाहर इसके ऐसे जो है ये कवरिंग होगी, ये ऐसे कवरिंग होती है, ये ऐसे इस तरह से कवरिंग होगी, इस कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं। तो ऐसे जो है ये सेल वॉल इसमें इस तरह से ऐसे पाए जाते हैं, ये जो है ये ऐसे सेल वॉल इसमें पाया जाएगा, ऐसे जो है ये सेल वॉल पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो देखिए ये जो है ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज सेल वॉल। ये क्या होता है, ये सेल वॉल है, इसके बाहर
दिस इज सेल वॉल। और उसके बाद ये जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। दिस इज आउटर कवरिंग, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है। ये जो है, ये इसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ये सर्कुलर डीएसडीएनए जो होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड इस तरह से होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। उसके बाद जो है, ये देखिए जो ब्लैक कलर से बनाया था, ये क्या है, ये न्यूक्लियोइड होता है। जैसे न्यूक्लियोइड, NucLeoi और डी, न्यूक्लियोइड होता है ये। उसके बाद देखें इसमें, तो ये राइबोसोम्स होता है इस तरह से, ऐसे ये भी राइबोसोम होगा और ये भी राइबोसोम होगा इस तरह से, ऐसे ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और ये कौन सा होगा, तो ये 70S टाइप का राइबोसोम इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोसोम्स। ये आपको पहले बताया था, तो ये मीसोसोम्स होता है। दिस इज मीसोसोम्स, ये मीसोसोम्स होते हैं। और इसमें एक चीज और स्ट्रक्चर बताया था कि ये फ्लैजिला होता है। तो देखिए ये जो है, ये क्या है, ये पीले कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, जो पीले कलर से आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं अगर, ये तो ये हो जाएगा फ्लैजिला। दिस इज फ्लैजिला, ये इसे फ्लैजिला कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो लिविंग मटेरियल अंदर होगा उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये जो है, इसे हम, ये सब जो ये पाया जा रहा है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से अगर देखें हम, तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक फ्रेश यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ चीजें पाई क्या क्या जाती हैं। व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा है। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस डायग्राम में तो आप पूछ लीजिए। बैक्टीरिया का सेल अगर आपको बनाने के लिए आएगा तो आप ये बनाएंगे, या प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कहा जाएगा कि एक स्ट्रक्चर बनाइए कैसा होता है, तो ये स्ट्रक्चर हम वहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उसको जरा देखें। तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल में क्या हो जाएगा, तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल contains, क्या क्या चीजें होंगी इनमें, contains। अब देखिए पहली चीज क्या होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल ये होता है। तो इसमें एक चीज तो आती है, सेल वॉल होता है। अब ये सेल वॉल क्या होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग होती है। तो एक्सट्रेनियस कवरिंग है, जो सेल को क्या करता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रिवेंट करता है। तो दिस सेल वॉल, दिस इज द एक्सट्रेनियस कवरिंग। इट इज, ये क्या होता है, तो इट इज एक्सट्रेनियस कवरिंग, इट इज एक्सट्रेनियस
cutaneous covering present, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। इसका कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें ये किस चीज के बने होते हैं? ये सेल वॉल, ये पेप्टिडोग्लाइकन एक केमिकल होता है, उसका बना होता है। तो दिस सेल वॉल का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। ये केमिकल है, इसको आप याद रखिए कि सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। तो ये एक सेल वॉल है, और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम ऑस्मोटिक इंजरी। तो इट प्रोटेक्ट्स, तो एक फंक्शन क्या हो गया कि इट प्रोटेक्ट्स, ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम ऑस्मोटिक इंजरी कह लीजिए, ऑस्मोटिक स्ट्रेस कह लीजिए, ऑस्मोटिक स्ट्रेस। तो उससे ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया जो उसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको देखें हम लोग। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसमें, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस सेल मेम्ब्रेन, ये पाया जाता है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन। तो दूसरी चीज जो है इसमें पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड होता है। तो चाहे वो बैक्टीरिया का सेल वॉल हो, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन हो, या हम आगे जो यूकेरियोट्स देखेंगे उसके सेल मेम्ब्रेन हो, तो उनका कंपोजिशन मोर और लेस सेम होता है। बस थोड़ा सा कंपोजिशन जो है वो बैक्टीरिया में बदल भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कई तरह के होते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसका कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी और लेस जो है वो सेम होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फंक्शन कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में। जैसे पिछले बार हमने बताया था, तो एक एक फंक्शंस को स्टडी किया था, तो उसी तरह से इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट ये देखें कि तीसरा क्या स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो अगर तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो तीसरा पाया जाता है इसमें, वो राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स आपको बताया कुछ किस तरह का होता है, इट इज 70s टाइप। तो ये 70s टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है, जिसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक को कहते हैं LSU और दूसरे को कहते हैं SSU। ये LSU और SSU, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50s है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s होता है। ये तो ये राइबोसोम्स होता है, और इसका फंक्शन आपको बताया था। अच्छा, एक चीज और बताया था मैंने, क्या कि ये एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इट इज एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये भी आपको आप जानते चलिए। इट इज, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड इज इन्वॉल्व इन, और किसमें इन्वॉल्व होता है? एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, पहले भी बता चुके हैं, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, राइबोसोम्स को। तो उसके बाद जो है वो अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें, वो चौथा, उस चौथे स्ट्रक्चर का जो नाम है
उसको हम लोग कहते हैं क्या कि इसमें जो है वो मीसोसोम्स पाया जाता है, मीसोसोम्स होता है। तो मीसोसोम्स की बात करें तो क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज एनालोगस टू यूकैरियोटिक 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 माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके जैसा होता है ये, ठीक है। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा कि इसमें रेस्पिरेशन के एंजाइम पाए जाते हैं, तो रेस्पिरेशन यहीं पे होता है। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कहाँ होगा, यहीं पे होता है। तो इसमें ये लिख लें इसमें कि मीसोसोम्स 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 are the sites of respiration। ये रेस्पिरेशन की साइट्स होते हैं, साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें बिकॉज क्यों होगा, तो बिकॉज इट contains respiratory enzymes, it contains respiratory enzymes। इसमें क्या होते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो ये कंटेन करता है, इसीलिए इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द प्रोकैरियोट्स। इट इज एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी जनरेशन का काम होता है, ठीक है। मीसोसोम्स बनता क्या कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो उसमें देखें कि इट इज फॉर्म्ड ये बनता कैसे है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय इनवर्ड इनवेजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवर्ड इनवेजिनेशन मतलब अंदर की साइड में फोल्डिंग होती है। इट इज फॉर्म बाय इनवर्ड इनवेजिनेशन of cell membrane। इनवर्ड इन्वेजिनेशन किधर की ओर होगा, तो इनसाइड कैसे होगा, इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर की साइड में, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको बनाने की कोशिश करें हम तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये ऐसे, और इसके अंदर जब ये होगा तो ये इस तरह से ऐसे इन्वेजिनेट हो जाते हैं, ऐसे जो है इन्वेजिनेट हो जाते हैं और अंदर की साइड में ये बना लेते हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशन है, इनवर्ड इन्वेजिनेशन, यही क्या है, यही मीसोसोम्स है। दिस इज व्हाट इज मीसोसोम्स, इसी को मीसोसोम्स कहते हैं, ये मीसोसोम्स होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। तो ये साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं मीसोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद और क्या पाया जाएगा इसमें, इसके बाद जो है वो, तो देखिए हमने क्या बताया आपको, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मीसोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के बाद जो है वो पांचवा स्ट्रक्चर देखें जो इसमें पाया जाता है, फिफ्थ, पांचवा स्ट्रक्चर, तो वो पांचवा स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है, ये फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला ये जो पाया जाता है इसका काम क्या है, इट्स फंक्शन इज, इट इज इन्वॉल्व्ड
ये पहले भी बता चुके हैं। तो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। तो ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो जिसमें पाया जाता है वो फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कहते हैं उसे, जिसमें नहीं पाया जाता है वो एफ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, एफ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो एफ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया एक होता है बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है, ये नो फ्लैजिला प्रेजेंट, नो फ्लैजिला प्रेजेंट, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, नो फ्लैजिला प्रेजेंट। तो ये फ्लैजिला उसमें नहीं पाया जाता है। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड FLAGELLATED, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया उसे कहते हैं। तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया में क्या होगा कि फ्लैजिला प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्लैजिला इज प्रेजेंट, तो इसमें फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है, तो उसको हम फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और फ्लैजिला क्या करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, ये होता है। और फ्लैजिला जो है कंपोजिशन की बात करें तो किस चीज का बना होता है, तो फ्लैजिला जो है बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला अगर देखें तो बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ किन चीजों का बना होता है, तो इस कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है उसे कहते हैं फ्लैजिलीन, FLAGELLIN, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिलीन। तो ये इस प्रोटीन का बना होता है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो देखिए इसके अलावा जो है और क्या पाया जाएगा, इसके बाद इसमें जो है वो अगला जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मिड। तो देखिए ये प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक्चुअली, प्लाज्मिड इज, तो प्लाज्मिड क्या होता है, तो इट इज सर्कुलर, सबसे पहली चीज तो ये सर्कुलर होता है, इट इज सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड होता है, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, और कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो डबल स्ट्रैंडेड साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है प्लाज्मिड का, तो देखिए प्लाज्मिड का काम ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ये हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ और डिजीज, वहां पे ये पॉइंट बहुत काम में आएगा। तो ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं इसको फिर हम डिस्कस करेंगे हेल्थ और डिजीज, जब आपको हेल्थ पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि प्लाज्मिड का क्या रोल है, ठीक है, डिजीज को फैलाने में। तो देखिए ये प्लाज्मिड क्या होता है, तो इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड साइटोप्लाज्मिक डीएनए, और ये किस काम में आता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फीचर्स जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। ये ऐसे फीचर्स को प्रोवाइड करता है जो सर्वाइवल के लिए नहीं है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए नहीं होता है, उस तरह के फीचर्स से प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो देखिए इसमें जो है इट प्रोवाइड्स, तो इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड्स
ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स नॉन सर्वाइवल बेनिफिट्स। नॉन सर्वाइवल बेनिफिट्स इसको हम कहेंगे, नॉन सर्वाइवल बेनिफिट्स। सर्वाइवल बेनिफिट्स और कह लें एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज टू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया। लाइक जैसे क्या होता है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, या कह लीजिए ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आप लोग देखे होंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं। आज जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसका इस्तेमाल किया गया। आज पेनिसिलिन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उतने ज्यादा बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। वो इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि इनमें प्लाज्मिड होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है ये उसके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, उसमें आर प्लाज्मिड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं, दे एक्वायर्स रेजिस्टेंस। तो वो दवा इस पे काम नहीं करती है। क्यों काम करेगी? क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है ना, जिसको हम आर प्लाज्मिड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर प्लाज्मिड। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज आर प्लाज्मिड। इसे आर प्लाज्मिड कहते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड का मतलब होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है ये। ठीक है, तो ये हेल्प करता है उस बैक्टीरिया को कि वो ड्रग के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इट नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। और कैसे खत्म करता है? तो इस प्लाज्मिड की वजह से क्या करता है, ये एक एंजाइम बनाता है। वो एंजाइम क्या करेगा? वो एंजाइम डिग्रेड कर देता है उस एंटीबायोटिक को, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका असर इसमें खत्म हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स के पास है वो ड्रग रेजिस्टेंस की है। कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। रेजिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि हमने एक ही तरह की एंटीबायोटिक जब इस्तेमाल की तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो आर प्लाज्मिड होता है वो एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम क्या करता है? उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड कर देगा तो उसका असर खत्म हो जाता है, और इस तरह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए देखिएगा आज मार्केट में एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा अमाउंट में मार्केट में आती है। डेली 50 तरह की एंटीबायोटिक क्या है, वो मार्केट में लॉन्च होती है। तो डॉक्टर्स के पास सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस आ गया। बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है अगेंस्ट द ड्रग। जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं बार बार फ्रिक्वेंटली, इसीलिए देखिए एक दवा जो है ना वो असर नहीं करती है। तो इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक, देखिए आप जब कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है तो उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ड्रग रेजिस्टेंस का चक्कर है। तो वो रेजिस्टेंस हो गया है, बैक्टीरिया हैज बिकम रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो इसीलिए वो दवा बदल देता है, वो एंटीबायोटिक बदल देता है। तो जब वो एंटीबायोटिक बदल देता है तो वो बैक्टीरिया के लिए नया होता है। तो पहली बार वो काम कर जाता है, वो भी लंबे समय तक आप खाते रहेंगे तो उससे भी रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड। और कौन सा प्लाज्मिड? आर प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड की वजह से उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये बात समझ में आई? ये एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें क्या होगा? इसके अलावा देखिए ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो होता है न्यूक्लियोइड। इसमें होता है, दिस इज न्यूक्लियोइड। तो इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये नेकेड डीएनए होते हैं। दिस नेकेड डीएनए, दिस इज व्हाट, दिस इज नेकेड डीएनए।
और नेकेड डीएनए का मतलब होता है कि इसमें क्या नहीं होगा, तो उसमें क्या नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये आपको हमने बताया था। तो न्यूक्लियोइड ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है, दिस इज मेन जेनेटिक मटेरियल, दिस इज मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो यही होता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है। आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डिफ्यूज्ड पाया जाता है। तो इतने तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक, कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या, कि नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, नो साइटोप्लाज्मिक नो साइटोप्लाज्मिक structure, no cytoplasmic structure called cell organelle, cell organelle is present। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन इन साइटोप्लाज्म because of absence of compartmentalization of साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, इसकी वजह से सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। जब सेल ऑर्गेनेल उसमें नहीं पाए जाते हैं तो एक ही सेल सारा फंक्शन कंट्रोल करता है, वो कंपार्टमेंट तो है नहीं, जब कंपार्टमेंट उसमें है नहीं तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, और जब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है तो क्या होगा, वो एक ही सेल सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। सिंगल देखा क्या कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये बहुत ही सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट्स एक सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, इसको हमें याद रखना है। और किस किंगडम को बिलोंग करता है, तो ये मोनेरा को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू मोनेरा। तो मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए उसमें, क्योंकि ये सिंपल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो आपसे जब ड्रॉ करने के लिए आएगा तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबको समझ में आए बात, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई, जो नहीं समझ में आई वो पूछ लीजिए, फिर से आपको रिपीट कर देंगे उसमें कि कैसे है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो यूनी इनवेलप सिस्टम है, प्रोकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल इज यूनी इनवेलप सिस्टम। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो इट विल बी डबल इनवेलप सिस्टम, उसमें दो इनवेलप पाया जाएगा, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे कि क्या है।